सबसे पहले तो मैं राजीव जी के इस प्रयास को बहुत ही सराहना करना चाहूंगा कि कल मुझे इनके साथ मेरी पहली मुलाकात हुई और इन्होंने बताया कि किस तरह से ये पिछले कई सालों से गरीब बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दे रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि एक बार आप अगर आएंगे और बच्चों को कुछ गाइड करेंगे तो शायद कुछ फायदा मिले आने वाले समय में। किस तरह से आपको तैयारी करनी है, तो ये मेरा सौभाग्य है कि इन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। अभी राजीव जी बता रहे थे कि आप सभी का यहाँ आने का जो उद्देश्य है वो है किस तरह से सफल होना है जिंदगी में, लाइफ में। आपको वो मुकाम हासिल करना है जिसके लिए आप यहाँ सब आए हैं। उन्होंने बताया कि व्यापम आपका पहली चॉइस होती है और लास्ट चॉइस होती है पीएससी। लेकिन जितना हमारा अनुभव है, जिलों में रहे हैं, रायपुर भी रहे हैं, तो स्कूलों में, कॉलेजेस में जब भी सेमिनार में जाते हैं तो जो आज छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है, पहली चॉइस शिक्षा कर्मी होती है। आप में से भी कई लोगों का होगा, किसी से पूछो क्या बनोगे तो शिक्षा कर्मी से शुरू करते हैं और लास्ट जाके पीएससी पर रुक जाते हैं। तो पीएससी अंतिम अवसर के रूप में देखते हैं कि हम इससे ऊपर जा ही नहीं सकते। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप अपनी सीमाएं खुद तय कर लें। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी क्षमताएं खुद नहीं पहचानते हैं, तो पीएससी अंतिम नहीं होना चाहिए आपका। उसके ऊपर भी है, यूपीएससी भी है। तो मैं पूछ रहा था कि यूपीएससी की तैयारी के लिए यहाँ कोई स्टूडेंट है कि नहीं है, तो इन्होंने बताया कि पीएससी के स्टूडेंट तो काफी हैं, लेकिन यूपीएससी के एस्पिरेंट हो सकते हैं कि आने वाले समय में आए, लेकिन आज की डेट में नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो परीक्षा जिसके लिए आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, चाहे इसमें रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, पिछले 6-7 महीने में तो क्लासेस रेगुलर नहीं हुई थी, लेकिन अब शुरू हो रही हैं। तो राजीव जी ने बताया कि किस तरह से अलग अलग जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो इनकम टैक्स के हैं, चाहे और विभागों के हैं, वो आपको आके क्लास देते हैं। तो इन्होंने ये आग्रह किया कि मैं, अगर मेरे पास समय हो तो मैं भी आ सकता हूँ। तो मैं निश्चित रूप से जब भी समय रहेगा, चाहे वो सप्ताह में 1 दिन हो या फिर 15 दिन में 1 दिन हो, जब भी हो सकेगा तो मैं जरूर आपको आकर जो विषय हैं आपके, उनके बारे में जरूर गाइडेंस देने के लिए तैयार हूँ। अभी जैसा हमारा टॉपिक ये था कि किस तरह से मोटिवेट करना है। अभी जब आप लंच करके जब नीचे गए और फिर वापस आए, तो कुछ जो युवा जिन्होंने टी शर्ट पहना हो वो आपको लाइन में बिठाना चाह रहे थे। कुछ बच्चे जो है वो अपने आप लाइन में बैठ गए। एक आवाज बोली और वो फ्रंट से शुरू होकर पीछे तक लाइन में बैठने लग गए। कुछ ऐसे स्टूडेंट थे पीछे बैठ रहे थे, उधर से लाइन शुरू कर रहे थे। तो इन्होंने कहा आगे जाओ भाई, आगे से शुरू होती है लाइन। तो मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये सबसे पहली सीख है लाइफ की, कि अगर किसी भी परीक्षा में या फिर किसी जीवन में भी आपको सफल होना है तो यू हैव टू लीड। आपको पीछे से शुरू नहीं करना चाहिए। ये व्यवहार बहुत छोटा सा व्यवहार है, लेकिन ये हर चीज में लागू होगा। आप तैयारी करेंगे वहां भी ये लागू होगा। आप सोचेंगे कि 2 महीने में सिलेबस कैसे कवर हो, इस चक्कर में लगे रहेंगे, और जो लंबा रास्ता है, जो वास्तविक रास्ता है, उसको छोड़ना चाहेंगे। और इसका रिजल्ट ये होगा कि 4 साल, 3 साल, 2 साल, 5 साल तक आप तैयारी करते रहेंगे, लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आपने सुना होगा, आप अलग अलग जिलों से आप बताएं कि दंतेवाड़ा से भी यहाँ बच्चे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ से हैं, और कई सालों से कुछ बच्चे ऐसे जो तैयारी कर रहे हैं और वो आप पढ़ाने भी लगे हैं। तो ये आपने देखा होगा कि जब भी पीएससी की बात आती है तो आपके फैमिली में, आपके आसपास भी काफी ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे ये नहीं होगा। आप बोलोगे पीएससी फाइट कर रहे हैं, पीएससी दिला रहे हैं, तो सबसे पहला रिएक्शन आएगा सामने वाले का कि ये नहीं होगा आपसे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसी का नहीं होता, इसका नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ। वो 10 नाम गिना देंगे। उन्होंने 5 साल तैयारी करी, उसका नहीं हुआ। इन्होंने 10 साल तैयारी करी, ये टीचर बन गए। इन्होंने 3 साल किया, ये अभी यहाँ कोचिंग करा रहे हैं। इस टाइप से बता देंगे आपको, और आप भी वो मान लेंगे। आप मान के बैठ जाएंगे कि भाई हाँ, इन्होंने सारे फैक्ट बताए हमको, तो हमारा भी नहीं होगा।
तो यहाँ पर वो बिहेवियर काम आता है जो मैंने अभी लाइन वाली बात बताई ना आपको। अगर आपका नेचर लीड करने का है, विश्वास करने का है अपने ऊपर, तो आप उनकी बातों को खारिज करते हुए तैयारी कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तैयारी केवल आपको करनी है, मेहनत केवल आपको करनी है, रिजल्ट आप ही का आएगा। किसी और के विचार से, किसी और के रिएक्शन से आपका ना तो तैयारी होगी, ना ही परिणाम आएगा, ना ही कोई जॉब मिलेगी। तो सबसे पहले यही क्लियर करना जरूरी है कि मैं जिस एग्जाम की तैयारी करने के लिए यहाँ हूँ, या फिर मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उसको स्पष्ट तरीके से आप समझ लें। आप में से काफी बच्चे हैं जो वास्तव में पीएससी के लिए ही यहाँ पर हैं। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि बाकी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो किसी और कारण की वजह से यहाँ पर हैं, कि किसी ने बोल दिया हो कि पीएससी की तैयारी दिलाते हैं तो चलो चलते हैं रायपुर, तो वो यहाँ आ गए, साथ में कुछ और भी कर रहे हैं और पीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मेरा यही सुझाव रहेगा, क्योंकि सबसे पहला आधार किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का ये है कि क्या मैं अपनी इच्छा से वो एग्जाम क्लियर करने के लिए, या मेरी लाइफ उस एग्जाम के लिए बनी है कि नहीं बनी है। कोई और इन्फ्लुएंस से अगर आप तैयारी करते हैं तो 1 साल तैयारी कर लेंगे, 2 साल तैयारी कर लेंगे, 3 साल कर लेंगे, उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद आप ब्रेक हो जाएंगे, कहेंगे कि ये तो हमारा चुनाव ही नहीं था, हमने तो ये बनना ही नहीं था, तो उसने बोल दिया था, या इसने कह दिया था, या हमको अच्छा लग गया था, मूवी में देख लिया था, या किसी और पर्पस से आप तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले यही स्पष्ट करिए कि मेरे लिए एग्जाम बना है और मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है। वो केवल पीएससी के लिए नहीं, टीचर बनने के लिए भी यही है, पुलिस में जाने के लिए भी यही है, आईएएस बनने के लिए यही क्राइटेरिया है। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपने से अभी किसी ने पीएससी का प्री का एग्जाम दिलाया हो, कितने हैं यहाँ पर स्टूडेंट जिन्होंने दिलाया है? तो ऑलमोस्ट सभी हैं, कुछ ही नए हैं। मेंस का दिलाया है किसी ने? मेंस अभी नहीं दिलाया। जितनों ने भी हाथ खड़ा किया था उनमें से कितने ऐसे हैं उनको लग रहा है कि मेंस प्री मेरा क्लियर हो जाएगा? 1 2 3, बाकी कुछ ऐसे ऐसे कर रहे हैं हाथों को कि कहीं को पूछ न ले, इसलिए मैं उठाऊंगा। पूछने का पर्पस नहीं था, ये सिर्फ ये देखने के लिए कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसमें विश्वास अपने ऊपर है कि नहीं है। देखिए, किसी को भी ये तय नहीं है कि किसका एग्जाम फाइनली क्लियर होगा, ये अनसर्टेन है। चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, लेकिन आपको खुद पर कितना विश्वास है ये इससे तय होता है कि मैंने एग्जाम दिया है और मैं उसको क्लियर करने वाला हूं। इससे होता यह है कि जो आपका अब तैयारी है, चाहे वो मेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर प्रीलिम्स की दोबारा से करें, वो आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो अपने ऊपर पूरा भरोसा रखें। केवल 3 स्टूडेंट ने बोला कि हम प्री क्लियर करेंगे, बाकियों को ऐसे ही है, तो वो अभी से इसमें लग जाएं कि उनके अंदर ऐसा क्या है जो उनको विश्वास नहीं आ रहा है कि हमने एग्जाम दिया और हमारा क्लियर नहीं होगा। बहुत छोटा छोटा रीजन होता है कि हमें क्यों ऐसा लग रहा है। एक रीजन ये होता है कि हम दूसरों को देखते हैं, वो बताते हैं मेरा तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये था, तुम्हारा नहीं था, इसका ये था, तुम्हारा नहीं था, इसका ये था और तुम्हारा तो गलत हो गया। वहीं से हम नेगेटिव शुरू हो जाते हैं कि हमने पिछला एग्जाम तो खराब किया ही और अभी की तैयारी भी खराब हो जाएगी हमारी। तो इन चीजों को ना सुने। आपका एग्जाम कैसा भी गया है, निरंतर आपको तैयारी करती रहनी है। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, अगर आप इस एग्जाम के लिए बने हैं तो किसी का नहीं सुनना है, केवल अपने अलावा। कई बच्चों को ये दिक्कत होती है, आप बता रहे थे अभी के काफी बच्चे ऐसे हैं जिनकी फैमिली में कोई भी शासकीय पद पर अभी कार्यरत नहीं है, सरकारी जॉब में कोई नहीं है, पहली बार वो यहाँ पर आए हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं। तो उनके सामने जरूर ये समस्या होती है कि अगर नहीं हुआ तो, ये प्रश्न चिन्ह सबसे बड़ा होता है ना जब आप किसी भी तैयारी करते हैं। तो वो हमारे सामने भी था, और आप ही के जैसा मैं भी पहली जनरेशन में ही अभी सिविल सर्विसेज में आया हूँ ना, मेरे पीछे कोई था, अभी भी कोई नहीं है। तो ये प्रश्न सबसे ज्यादा उन्हीं के उसमें आता है जिनके फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का नहीं है जहां सपोर्ट मिल पाए। ये बहुत बड़ा रीजन होता है कि सपोर्ट नहीं है, और अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा। और उस प्रश्न चिन्ह के कारण ही हमारे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बर्बाद हो जाते हैं। हम उसी क्वेश्चन में उलझे रहते हैं कि नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा।
इसका एक ही समाधान है, इस जो मैंने अपनाया वो आप भी अपना सकते हैं। अपने लिए कोई एक टाइम लिमिट सेट कर लीजिए कि मुझे इस एग्जाम के लिए 3 साल देने हैं, 4 साल देने हैं या 5 साल देने हैं। उसके बाद ही मैं कोई और विकल्प की तरफ जाऊंगा या जाना है। उससे पहले ना मैं कुछ सोचना है मुझे, ना कुछ समझना है, इसी दिशा में चलते रहना है। हो सकता है कि 1 साल में आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, हो सकता है 2 साल में हो जाए, हो सकता है 3 साल में हो जाए, लेकिन एक लिमिट आप खुद तय करिए कि हम 4 साल तक केवल और केवल इसी एग्जाम को डेडिकेटेडली दिलाएंगे, तैयारी करेंगे और भटकेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि अनलिमिटेड टाइम के लिए कोई भी तैयारी नहीं होती है, ये सबको पता है, आपको भी पता है। तो इसीलिए अपने लिए खुद टाइम लिमिट तय करते हुए तैयारी करें। और कई बार ये समस्या आती है कि हमारे पास कंटेंट नहीं है, एग्जाम देखते हैं उसमें क्वेश्चन कहाँ से है ये नहीं पता चल रहा। ये सभी के लिए होती है, हमारे लिए भी थी जब हमने पहली बार देखा कि हमने सारी एग्जाम एनसीईआरटी पढ़ी है, हमने सारी बुक जो बताएगी वो पढ़ी है, लेकिन ये प्रश्न आया कहाँ से पता ही नहीं चल रहा हमको। तो इसके लिए एक बेसिक तरीका है, एसएससी का एग्जाम हो, व्यापम का एग्जाम हो, या फिर स्टेट सर्विस का है या यूपीएससी का है, एनडीए का, सीडीएस, कोई भी एग्जाम हो, उसका आधार ये है कि सबसे बड़ा चैलेंज जीएस आपके सामने रहता है, जनरल स्टडीज या सामान्य ज्ञान। तो जो हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, आपको पढ़ाते होंगे मुझे लगता है, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं या फिर स्टेट एससीईआरटी की जो किताबें हैं 6th, 7th, 8th, 9th और 10th, ये किताबें जिन्होंने अच्छे से क्लियर करी हैं उनको ये समस्या कम आती है कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। हमारा सिस्टम ऐसा है कि एक क्लास पास किया और दूसरे क्लास में गए तो पिछले का भूल जाना है, क्योंकि पूछेंगे तो है नहीं, तो वो भूल जाने की वजह से एग्जाम में आपको तकलीफ होती है, जो ये जनरल स्टडीज के एग्जाम्स होते हैं। तो अगर तैयारी अच्छे से करनी है तो पहले आप जो आपकी 6th क्लास से 10th क्लास तक की जो किताबें हैं सारे सब्जेक्ट्स की, उसको अच्छे से करेंगे तो आपका आधार स्पष्ट हो जाएगा। आधार बनने के बाद में जो सिलेबस आपको वेबसाइट पे दिखता है, जो तरीका मैंने अपनाया, यूपीएससी का मैंने फॉर्म फिल किया, मुझे भी कुछ नहीं पता, जैसे आपको नहीं पता है कि क्या होता है फॉर्म, तो ऑनलाइन देखा फॉर्म, तो 20 रुपये का फॉर्म था, हमने पोस्ट ऑफिस से खरीदा, भर दिया। सिलेबस देखा, सिलेबस में सब्जेक्ट्स का नाम लिखा हुआ था, उसमें किताबें भी रेफर की हुई हैं और उसके बाद टॉपिक लिखे हुए हैं। ऐसे ही पीएससी में भी है, ऐसे ही व्यापम में भी है, सभी में सिलेबस एकदम क्लियर है। सिलेबस तक ही सीमित रह के तैयारी करने सबसे अच्छा तरीका यही है एग्जाम क्लियर करने का। कई बार आप ये सोचते हैं कि बहुत एजुकेटेड जो होते हैं, जिन्होंने पीएचडी किया है, एमएससी किया है, मास्टर्स किया है, वो भी फेल होते हैं इस एग्जाम में, यूपीएससी में भी होते हैं। तो उनका फेल होने का कारण ये नहीं कि उनकी नॉलेज कम है, फेल होने का कारण ये है कि जो सिलेबस में पूछा गया है उससे ज्यादा उनको नॉलेज है और वो उसको डीपली नहीं स्टडी किया है। आपसे पूछा गया है ए, बी और सी, आप बता रहे हैं जेड तक। इस वजह से जो कम समय में आप ज्यादा लिख सकते हैं एग्जाम में, वो नहीं लिख पाते हैं। तो सिलेबस तक ही सीमित रहते हुए सीमित किताबों का अध्ययन बार बार करने से ये सफलता मिलती है। अब कोई भी सब्जेक्ट की किताबें आपको बताते हैं, जैसे टीचर्स भी बताते हैं कि कोई बोलेगा कि ज्योग्राफी के लिए ये वाली बुक अच्छी है, तो आपने लिया और पढ़ लिया उसको। फिर कोई और दूसरा टीचर आपको मिलेगा, वो नहीं ये अच्छी नहीं है, ये वाली अच्छी है क्योंकि मैंने ये पढ़ी थी। फिर तीसरा कुछ और बोल देंगे आपको, क्योंकि आपको जब तक सफलता नहीं मिलेगी तो यही चलता रहेगा। ये तरीका सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने ये सब तरीके करके, गलतियां करके, फिर लास्ट जब समझ आया तब सिलेक्शन हुआ। तो किसी भी सब्जेक्ट की एक से ज्यादा ऑथर की किताबें पढ़ना बिल्कुल व्यर्थ जाता है। अच्छी किताबें पढ़ें, ऑथेंटिक जो सिलेबस में दी गई हैं, राइटर एक ही रखें और उसको इतनी बार स्टडी करें कि आपको पूरा पेज टू पेज उसका याद हो। उसके अलावा करंट अफेयर्स आपको बार बार करना होता है, जो आजकल की घटनाएं होती हैं उसके लिए। इससे होता यह है कि जो कंफ्यूजन होता है एग्जाम टाइम में वो नहीं होता है। एक सब्जेक्ट, एक बुक, एक राइटर का प्रिंसिपल अपनाएंगे तो बहुत अच्छी तैयारी होगी आपकी, चाहे वो पीएससी का हो या यूपीएससी का हो या फिर कोई भी एग्जाम हो।
हालांकि यहाँ जो टीचर हैं वो सर्विसेज से आते हैं और अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, लेकिन वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपको जो सबसे बेस्ट राइटर लगता है, जिसकी बात, जिसकी लिखाई, जिसकी भाषा आपको ज़्यादा अच्छी समझ आती है, उसी को पढ़ें। तो उससे एग्ज़ाम टाइम में जो स्ट्रेस होता है वो कम रहता है। और इसके अलावा एक और प्रेशर जो रहता है एग्ज़ाम में, वो होता है फैमिली प्रेशर। आप में से काफ़ी लोग हैं जो बताए कि नहीं होगा तो क्या होगा। वो वाला जो शंका है उसको दूर करने का, देखिए अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो भी जो आपने ज्ञान यहाँ पर लिया है, जो आपने मेहनत की है, वो कभी व्यर्थ तो जाएगी नहीं। उसके आधार पर आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा मुकाम जरूर मिलेगा। इस विश्वास के साथ ही आप तैयारी करते रहेंगे तो ये मन में नहीं आएगा कि हम अगर नहीं हुए तो क्या होगा। और यकीन मानिए, ये तो पूरा शाश्वत सत्य है कि अगर आप ईमानदारी से तैयारी करते हैं, अपने ऊपर भरोसा करके तैयारी करते हैं, सही चरणबद्ध तरीके से तैयारी करते हैं, तो कोई ऐसी ताकत नहीं कि आपको होने से रोक ले। ये मेरा खुद का उदाहरण है। ना हमारे पास कोचिंग की व्यवस्था थी, ना किताबों का गाइडेंस था, ना ही कोई बताने वाला था। एक चीज थी कि आई कैन डू इट। वो विश्वास अगर है तो रास्ता आप खुद भी बना लोगे, किताबें आप खुद ढूंढ लोगे, सिलेबस खुद कवर कर लोगे। बस इस विश्वास के आधार पर ही आप आगे बढ़ें तो एग्जाम एकदम क्लियर होगा। टाइम लग सकता है, किसी को 1 साल लगे, किसी को 2 साल, तो वो डिपेंड करता है कि और बच्चों ने कैसे एग्जाम लिखा है। तो मुझे लगता है कि जो फैमिली का प्रेशर है उससे उभरने का सिर्फ यही तरीका है कि अगर आप पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं तो शिक्षा से जुड़ी हुई जॉब ही करें। कई बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मैंने खुद किया, आप बता रहे थे अभी कि यहाँ ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं जो 2-3 साल जिन्होंने पढ़ाई कर ली है तो वो पढ़ाते भी हैं, जो फ्रेशर है उनको। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, ये सबसे अच्छा तरीका है तैयारी करने का। आप उस सब्जेक्ट को पढ़ाइए जिसमें आपको थोड़ा कम कॉन्फिडेंस लगता है, क्योंकि पढ़ाने के लिए आपको उसको अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा। आपके खुद के पॉइंट्स क्लियर होंगे तब आप किसी को बता सकते हैं। 6th क्लास के बच्चों को पढ़ाइए, 7th को पढ़ाइए, 8th को पढ़ाइए, 9th 10th को पढ़ाइए। ऐसे करते करते आपका सिलेबस आपके पूरे दिमाग में बैठ जाएगा। आपने देखा होगा काफ़ी टीचर्स ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन होता है। बहुत सारे टीचर हैं जिनका सिलेक्शन यूपीएससी में भी होता है, पीएससी में भी होता है। उसका रीज़न यही होता है कि वो धीरे धीरे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में जीएस को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं पढ़ाते पढ़ाते कि उनका एग्ज़ाम ऐसे ही निकल जाता है। तो इसीलिए ये तरीका सबसे बेस्ट है। आप बच्चों को, आपको यहाँ फ्री पढ़ाए जा रहे हैं तो आप भी फ्री पढ़ाइए। एक साइकिल बनेगा ना। आप अभी से अपने अंदर वो विचार ला रहे हैं कि जो समाज से हमको मिल रहा है, आप जैसे लोगों से मिल रहा है, वो आप अभी से शुरू कर रहे हैं। तो इसीलिए पढ़ाने का जो तरीका है वो भी तैयारी का ही हिस्सा आपका होना चाहिए। बाकी आपने बताया अभी कि यहाँ पर 200 या 300 जो स्टूडेंट हैं वो क्लियर करे हैं एग्ज़ाम, अलग अलग लेवल पर हैं वो। तो मुझे ये बहुत आशा है कि आने वाले टाइम में भी जो आप मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का सफल आपको परिणाम मिलेगा, सार्थक परिणाम मिलेगा। और जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से इस संस्थान को सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इन्होंने यहाँ बुलाया, क्योंकि ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है कि अगर मेरे माध्यम से मेरे जैसे और स्टूडेंट्स उस जगह पहुँचे तो इससे अच्छा अनुभव और कुछ नहीं है। बाकी अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ पर्सनल अगर कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो मुझसे, कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे छूट गया मुझे बताने के लिए, आपको खुद दुविधा है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, नहीं देखो मैंने बैठ जाए। आपका क्या नाम है? योगेश कुमार। तो आप पीएससी करोगे? अच्छा, यूपीएससी कोई नहीं करना चाह रहा है यहाँ से? बैठ जाइए। आपका चश्मा बहुत अच्छा स्टाइलिश है। बैठ जाइए। तो अभी आपने देखा होगा पिछले साल जो रिजल्ट आया उसमें एक वो भी हैं जो मिस इंडिया रह चुकी हैं, वो यूपीएससी क्लियर की हैं। तो अब ये कोई बंधन नहीं है कि आप स्टाइल के साथ में एग्जाम नहीं दे सकते। तो आपका चश्मा है तो यू कैन। तो 10-12 स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी करने वाले हैं।
तो आप पूछना चाह रहे हैं ना कि कितने अटेम्प्ट में हुआ। देखिए पहला अटेम्प्ट तो मैंने ऐसे दिया कि सिर्फ देना है, क्योंकि मुझे बचपन से ये था कि कलेक्टर ही बनना है और हमारे घर में कोई बैकग्राउंड है नहीं, तो ये पता था कि ग्रेजुएशन के बाद ये एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं, उसमें अपीयर हो सकते हैं। तो बीएससी मैंने किया, बीएससी ही किया। ग्रेजुएशन करने के 1 साल बाद मैंने पहला अटेम्प्ट दे दिया। तो क्योंकि कुछ आइडिया नहीं था जनरल स्टडीज़ कैसे करना है, क्या करना है। मेरा सब्जेक्ट था जूलॉजी, बॉटनी जूलॉजी था, वही ऑप्शनल मैंने भर दिया और प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम फेल हो गया, प्री ही फेल हो गया। लेकिन वो एग्ज़ाम देखने के बाद ये लगा कि अगर मैं ठीक से तैयारी करूँगा ये तो मैं कर लूँगा। वही जो मैं शुरू में बताया ना, विश्वास। किसी भी एग्ज़ाम को देखकर आपके अंदर एक हाँ या ना की भावना आती है, बल्कि एग्ज़ाम को नहीं, किसी भी चीज़ को देख के आती है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो अगर अंदर से हाँ आए तो आप लग जाइए, और ना आए तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि ना आएगा तो आप 2 साल 3 साल वेस्ट करोगे अपने। फिर उस जगह लगिए जहाँ से हाँ आए। अब जैसे यहाँ म्यूजिक का कार्यक्रम है तो आप में से काफ़ी म्यूजिक में भी इंटरेस्ट रखते होंगे, तो अगर म्यूजिक में ही अंदर से हाँ आ रहा है तो लग जाइए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। क्योंकि लाइफ केवल एग्जाम ही नहीं है, लाइफ है सक्सेस होना है आपको। आपके अंदर जो क्वालिटी है उसको उभारते हुए पूरी दुनिया में अपना नाम करना है, अपने देश में करना है, सेवा भी करनी है और अपने लिए एक पद भी स्थापित करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी और पीएससी ही तक हो, आप एग्जाम के अलावा भी जो हॉबीज़ हैं अगर उसमें आपका बहुत इंटरेस्ट है तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो पहला एग्जाम मेरा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन पता चल गया कि आई कैन डू दिस। तो सेकंड फिर दोबारा से दिलाया तो प्री क्लियर हो गया। उस टाइम पे क्या था, यूपीएससी में 2 सब्जेक्ट चूज करने थे, ऑप्शनल होते थे। जैसे जूलॉजी एक था, तो ज्योग्राफी मुझे पता नहीं था कि प्री क्लियर हो जाएगा, मुझे लगा नहीं था एग्जाम के बाद भी, लेकिन हो गया। तो 2 महीने का टाइम मिला तो ज्योग्राफी मैंने ले लिया सेकेंड ऑप्शनल। तो जैसे तैसे उसका तैयारी करके अब एग्ज़ाम दे दिया, मेंस भी क्लियर हो गया। फिर इंटरव्यू गए तो इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे थे लेकिन ओवरऑल सिलेक्शन नहीं हुआ। टोटल जो सिलेक्शन है उसमें नंबर कम रह गए, तो सिलेक्शन उसमें भी नहीं हुआ। और फिर थर्ड टर्म मैंने एक साल गैप किया, फिर समझा जो चीज़ मैंने आपको बताई वो समझी कि भाई हो क्यों नहीं रहा है। जो चीज़ें मैंने बताई आपको कि ज़्यादा किताबें पढ़ लेनी, सिलेबस के बाहर का पढ़ लेना, टाइम मैनेजमेंट नहीं करना, तो वो सब चीज़ें 1 साल गैप करके थर्ड अटेम्प्ट मैंने दिया। तो थर्ड में फाइनली इंटरव्यू भी क्लियर हो गया और फिर छत्तीसगढ़ कैडर मिल गया। तो आपने जितनों ने यूपीएससी के लिए हाथ खड़ा किया उस तरह की तैयारी करना शुरू किया है कि नहीं किया? आपने कर दिया है? आप यहाँ पढ़ाते भी होंगे, अपने ही स्टडी करते हैं? अच्छा, तो यूपीएससी क्यों करना चाहते हैं? अच्छा, और कुछ इसके अलावा? और कुछ नहीं है। देखिए ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जो इनको पता है इन्होंने क्या दिया है। बैठ जाइए, आपका क्या नाम है? आकाश, बैठ जाइए आकाश। इन्होंने कहा देश की सेवा करना है और अच्छा पद लेना है। क्या ये कारण सफिशिएंट है कि आपको इंटरव्यू में क्लियर कर दें? कौन सबसे पहले नो कौन बोला? देखो दूसरों के बारे में सबको नॉलेज होती है, इसने बोला, कभी नहीं बोलता कोई मैंने बोला। तो किसने बोला था? नहीं तो तुम ही बोल दो, तुमने उसके पास हो तो तुम्हें भी नो सुनाई दिया। क्यों वो सफिशिएंट कारण नहीं है? क्या होना चाहिए मतलब? आप कहाँ, बस्तर में कहाँ से हैं? बलौदा बाजार। तो मुझे जानते होंगे, तो हमने तो वहाँ भी शुरू किया था, जो ये कर रहे हैं वहाँ भी किया था हमने, लाइब्रेरी वगैरह बना के। तो क्या कारण बता रहे हो? सर मैंने सुना सर, मतलब ना जैसे कि हम जाते थे इंटरव्यू, हाँ, तो सर वहाँ क्या होता है कि जैसे कि आपको पूछ रहा सर कि आप मतलब क्यों करना चाहते हैं, तो लोग कहते हैं कि सर मुझे देश की सेवा करना है। उन्होंने बोला ना देश सेवा जी करना। सर, हाँ, लोग ये बोलते हैं सर ये जो पद है सर ये तो सेवा ही है सर, लेकिन हमको वहाँ जाके मतलब एक्स्ट्रा मतलब बोलना ही नहीं सर कि हम लोग सेवा करना है, सिर्फ बोलना है कि सर हाँ मैं इसके लिए काबिल हूँ सर और मैंने मेहनत किया, तो मैं क्या चाहता हूँ बस। तो आपके हिसाब से अपने महानता को नहीं दिखाना, महानता को नहीं दिखाना। नहीं ठीक है, महानता का पहला कदम ये है कि महान दिखे ना। महानता का पहला चरण तो यही है ना कि महान दिखना नहीं है आपको, क्योंकि असली में महान तो वही है जो दिखे ना। तो ये ठीक बताया इन्होंने भी, लेकिन
आपके अनुसार ये है कि ये बोलना है कि मैं देश सेवा नहीं करूंगा? ऐसा नहीं बोलना चाहिए सर, मैं इसके योग्य हूँ और मैं कर पाऊंगा सर ये। आप कर पाएंगे? तो ये जो इनका जो स्टेटमेंट है ना, ये विश्वास वाला स्टेटमेंट है। मतलब जब आप इंटरव्यू में जाते हैं ना, किसी वन ऑन वन फेस करते हैं किसी भी इंटरव्यू को, तो वहां पर आपकी नॉलेज नहीं देखते हैं। आप सोच रहे हो कि आप पूरा किताबें पढ़ के रट के चले जाएंगे, वो नहीं होता है क्लियर। वहां पर आपकी पर्सनैलिटी, विश्वास और उस पद के लिए उपयोगिता देखते हैं। तो ये जो उन्होंने बोला है वो इनका खुद का विश्वास है कि मैं इस पद के लिए योग्य हूँ और मैं फाइट कर रहा हूँ, नॉर्मल है ये। उन्होंने जो बोला है वो भी अच्छा है, लेकिन उनके उसमें स्टेटमेंट में ये थोड़ी सी कमी है कि कोई भी ऐसा पद देश में नहीं है जिसमें आप देश सेवा ना करें। कोई भी पद नहीं है, आप कोई भी निकाल लीजिए। आप किसान से लेके कोई भी ऐसा कारोबार है, चाहे बिजनेस भी है, आप बिजनेस भी करते हैं तो 4-5 लोगों को रोजगार देते हैं, तो भी देश सेवा ही है। आप डॉक्टर हैं तो भी देश सेवा है, टीचर हैं तो भी देश सेवा है। तो आपका कहना अच्छा है कि हम देश सेवा के लिए जॉब में आना चाहते हैं, लेकिन औरों से क्या आप में ऐसा स्पेशल है कि हम औरों को छोड़ते हुए आपको चुने? जो मैंने शुरू में बात बताई, यही बताई थी कि बैठकर एक दिन केवल ये सोचें कि मैं इस एग्जाम को क्यों दिला रहा हूं। आपका खुद का रीजन क्या है कि आप इसके पीछे पड़े हैं? औरों का सुना हुआ नहीं बोलना है। देश सेवा बहुत बढ़िया है, लेकिन वो केवल आपको औरों से आगे कर दे ऐसा जवाब नहीं है। तो इनका विश्वास वाला स्टेटमेंट है, लेकिन ऐसा भी नहीं बोलना है जैसे मैंने इनको बोला ना कि देश सेवा नहीं करूंगा मैं, तो ये बोलना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप कोई भी जॉब करें तो देश सेवा में आती ही है वो। तो अब यही चीज आप पहले, अब जैसे कल से तैयारी शुरू करेंगे तो सबसे पहले यही देखना कि मेरा क्या कारण है कि मैं इस नौकरी में जाना चाहता हूँ। कई लोगों का ये रहता है पीएससी और यूपीएससी के लिए कि अथॉरिटी देखते हैं, पावर देखते हैं, वीडियो तो नहीं बना रहे, पैसा भी देखते हैं। देखिए जो है फैक्ट वो मैं बता रहा हूं। सच्चाई यही है, 3 चीजों के लिए इस सर्विस में आते हैं, पावर है, अथॉरिटी है और मनी है। आपकी प्रायोरिटी तीनों में से कुछ भी हो सकती है। किसी स्टूडेंट, आप बोलो नहीं लेकिन मनी भी है ना। देखिए अपना जीवन ऊपर करने के लिए, औरों की सेवा करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए। अब जैसे ये संस्थान चल रहा है तो इसको स्टैब्लिश करने में भी खर्चा आएगा, तो जब आपके पास खुद होगा तब तो आप इसमें अटैच होंगे। तो इसीलिए मनी ओरिएंटेशन अप टू अ लिमिट इज ओके, लेकिन ओनली मनी ओरिएंटेशन माइंड इज नॉट वेरी गुड। तो ये तीनों रीजन भी होते हैं कि इस सर्विस में हम इसलिए आ रहे हैं कि अथॉरिटी मिलेगी, पावर मिलेगी और पैसा मिलेगा, लेकिन सर्विस भी करने का मौका मिलेगा, देश सेवा भी मिलेगी। तो ये कारणों का खुद टटोलिए कि मैं क्यों आना चाह रहा हूँ, और उसको अंदर जाके थोड़ा बैठ के एकांत में खुद अपने से सवाल करिए कि क्या मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं। और अगर हाँ आए तो आप लग जाइए, ना आए तो अल्टरनेट देखिए, क्योंकि उसमें फिर टाइम वेस्ट होगा आपका। तो और किसी को कोई प्रश्न करना है तो बताओ। मेरा नाम दिलखुश है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि सर यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा, ये तो बहुत कॉमन है। हाँ मतलब मेरा हिंदी मतलब हिंदी स्ट्रांग है लेकिन इंग्लिश उतना नहीं है, और फाइनेंशियल कंडीशन को मैनेज करके कैसे करके इसको एग्जाम को क्लियर कर सकते। क्या नाम बताया आपका? दिलीप कुमार मिर्ची। कहाँ से आप? विधानसभा से। विधानसभा में रहने के लिए जगह भी है क्या? विलेज पचेड़ा सर। पचेड़ा। मैंने सोचा हाँ कोई नई योजना बना दी हो सरकार। नहीं वो मुझे पता नहीं था, अभी तो पूछा कि कब से हुआ। तो देखिए इन्होंने ये पूछा है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम का क्या फर्क पड़ता है, और दूसरा है कि हमारे जो बैकग्राउंड है फाइनेंशियल बैकग्राउंड, तो हम कर सकते हैं कि नहीं। देखिए फाइनेंशियल बैकग्राउंड को तो आप बिल्कुल भूल जाइए, ये कोई मापदंड नहीं है। यूपीएससी का मैं बता रहा हूँ, पीएससी का भी यही मापदंड है कि आपका बैकग्राउंड चाहे कुछ भी है, आप अगर एग्जाम को क्लियर करते हैं तो आप उस परीक्षा को अगर क्लियर करते हैं तो आप उस पद के योग्य समझे जाते हैं। फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़े समय के लिए जरूर परेशान कर सकता है आपको कि हम किताबें कहाँ से लाएं, और एक बार फेल हो गए तो 10 ताने सुनने को मिलते हैं, दूसरी बार फेल होंगे तो 10 से वो 4 गुना हो जाएंगे, और तीसरी बार फेल हुए तो फिर वो ताने नहीं होंगे, कहेंगे आप ये जॉब कर लो, छोड़ो इसको। ऐसा होता है, कॉमन है, तो मैंने सुना है तो आप सुनेंगे ही।
लेकिन देखिए फिर से मैंने वही बताया, फाइनेंशियल बैकग्राउंड को सही करने के आपके तरीके यही हैं कि आप पढ़ाई शुरू कराइए, पढ़ाना शुरू करिए बच्चों को। अगर आपको वास्तविकता में इस एग्जाम को क्लियर करना है तो ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होइए जहाँ से आपको थोड़ा सा अर्निंग हो और तैयारी भी हो। पार्ट टाइम कुछ कर सकते हैं अगर बहुत ही ज़्यादा खराब सिचुएशन है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये जॉब लगने के बाद भी आपको आगे परेशान करेंगी। ये प्रॉब्लम फाइनेंशियल नहीं है, ये मेंटल प्रॉब्लम, मतलब मानसिक रूप से ये थोड़ा आपको स्वस्थ और स्ट्रांग बनना पड़ेगा अभी से ही। जो स्टूडेंट या जो व्यक्ति फाइनेंशियल प्रॉब्लम को स्टूडेंट लाइफ में हैंडल नहीं कर पाएगा तो वो जॉब लगने के बाद भी हैंडल नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे हैं? मतलब ऐसे हमारे जो बैचमेट हैं, काफ़ी और एग्जाम्पल हैं आपके पास यहीं स्टेट में भी, हिंदी माध्यम से भी काफ़ी अच्छे रैंक निकलते हैं यूपीएससी में भी और पीएससी में भी। लेकिन इंग्लिश बोलना और समझना आना चाहिए, आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप जब पब्लिक सर्विस में जाते हैं, जब आप ऑफिसर बनते हैं तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। ये वास्तविकता है, ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश से बच के निकल जाओगे, क्योंकि बहुत सारी जगह आपको इंग्लिश में ही काम करना है। तो इंग्लिश नहीं आना आपको आउट नहीं करेगा, लेकिन इंग्लिश भी आती है और हिंदी माध्यम से है तो आपका अच्छा रैंक आएगा। आप समझ रहे हैं इसमें अंतर? इंग्लिश कंपलसरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छा आए, लेकिन 10वीं स्तर की इंग्लिश आपको आनी चाहिए, जो आप किसी के सामने इंग्लिश अगर कोई बोले तो समझ लें, और थोड़ा बहुत आपको काम भी करना आता हो इंग्लिश में। इतना तक करेंगे तो बाकी आप हिंदी में करेंगे तो चल जाएगा। कोई डरने की इसमें ज़रूरत नहीं कि मैं हिंदी माध्यम से हूँ या इंग्लिश। मैं खुद हिंदी मीडियम में था 12th तक, 12वीं तक हिंदी मीडियम थी। उसके बाद बीएससी करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो इंग्लिश हो जाता है, तो 5-6 महीने का दिक्कत हुई, फिर अपना उसमें नॉर्मल हो गए सब। और मैंने इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम दिलाया, 12th तक हिंदी, फिर बीएससी इंग्लिश में किया, और बीएससी क्योंकि इंग्लिश में थी तो जूलॉजी इंग्लिश में पढ़ी, तो इंग्लिश में ही मैंने एग्ज़ाम दिला दिया। तो बस अंतर ये है कि आप खुद पे भरोसा करोगे तो कुछ भी कर लोगे। ठीक है? और किसी का कुछ है? आपका संगीत का कार्यक्रम में बाधा बन रहा हूँ तो कोई और किसी को मन में हो? जैसे ये यूपीएससी का पेपर देखते हैं हम लोग मेंस का, उसमें कुछ समझ ही नहीं आता है कि क्या पूछ रहे हैं, क्या हो रहा है, ये मतलब तो वो कैसे डेवलप होगा सर? कैसा वो इस तक लेके आना है कि वो समझ आए अपने को? पहली चीज तो क्वेश्चन देखने के बाद यही समझ नहीं आता कि इसमें पूछ क्या रहा है, क्या है। मैंने बताया ना आपको, शुरू में बताया था, बीच में। अब ये चीज़ बताया ना कि अब आपका क्या नाम है? तो आप यूपीएससी करेंगे? कुछ भी कर लेंगे। जॉब चाहिए सर, तो ये रीजन भी होता है कि बस जॉब चाहिए, कुछ भी चाहिए, बैठ जाइए। नहीं, इन्होंने फैक्ट बताया। देखो, ऐसा काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं कि पहले हमको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए कोई भी जॉब चाहिए, ये होता है हमारे पास, और फिर देखेंगे बाद में पीएससी और यूपीएससी फाइट करके। तो ये मैंने आपको शुरू में बताया ना कि हम जब एग्ज़ाम देखते हैं, चाहे वो पीएससी का हो या यूपीएससी का, हमें प्रश्न पता ही चलता है क्या, बताया ना मैंने, पता ही चलता कहाँ से आया है, क्यों आया है। आप एनसीईआरटी पढ़िए, बेस वहाँ पर है। आप यकीन नहीं करेंगे, यूपीएससी के मेंस में जनरल स्टडीज़ के करंट अफेयर्स को छोड़कर जो भी चीज़ आती है वो किसी ना किसी यूपीएससी के किसी ना किसी पेज पर एज इट इज़ लिखा रहता है, किसी ना किसी एनसीईआरटी में, चाहे 9th की हो, 10th की हो, 11th की हो, 12th की हो, उससे छोटी क्लासेस की भी हो, एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं। हम मिस ये करते हैं कि हम उसको छोड़कर जो जनरल स्टडीज़ की कुछ किताबें आती होंगी उनको हम पढ़ के सोचते हैं कि आई एम द मास्टर। मतलब ऐसा लगता है, मुझे भी लगता था जब नहीं हुआ था पहली बार में। तो फिर असली तरीका ये है कि आप बेस क्लियर करिए। हर किसी चीज़ का बेस अगर क्लियर हो, अब किसी, चाहे खेल हो, चाहे संगीत हो, चाहे पढ़ाई हो, आधार अगर क्लियर नहीं है तो आप कितनी मेहनत कर लीजिए, आप वो उस लेवल पे नहीं आएंगे जो एग्ज़ाम या उसको सफल बनाने के लिए ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा ये है कि जो मैंने पहले ही बताया कि एक सब्जेक्ट की एक ही स्पेशलिस्ट ऑथर की बुक पढ़ें। बहुत सारी बुक्स आती हैं, नेट पे मिल जाता है आजकल तो सोशल मीडिया में ऑनलाइन क्लासेस सभी दे रहे हैं, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन देते हैं, और तो बुक्स की कोई कमी नहीं है, गाइडेंस की कमी भी नहीं है कि कौन सी किताबें पढ़नी है। लेकिन एक सब्जेक्ट की एक ही किताब पढ़ेंगे तो अच्छे से उस पर कमांड होगी आपकी। ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे तो उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होगा।
ठीक है, तो एनसीईआरटी करिए, आपको समझ में आने लगेगा कि वहाँ से आए, वहाँ से आए, वहाँ से आए। ठीक है, तो ठीक है, आई थिंक काफ़ी मैंने समय दिया। अगर किसी और का कोई हो तो एक और पूछ लीजिए फिर आपका संगीत का। इसी में जो सब्जेक्ट होते हैं सर मैं देखता हूँ आर्ट्स वाले का सब्जेक्ट टॉपर रैंक में ज़्यादा टॉपर रैंक में आता है, बाकी कम टॉपर रैंक में आते हैं इंजीनियरिंग हुआ चाहे साइंस में सब जैसे टीना डाबी का कोई आर्ट्स वाले का सब्जेक्ट में इसमें ज़्यादा टॉपर रैंक है। टीना डाबी अभी कहाँ पर है? टीना डाबी आप जानते हैं जो फर्स्ट रैंकर थी, तो अभी कहाँ पर है? अच्छा, केवल आपको नाम पता है बस। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आर्ट्स के सब्जेक्ट के रैंक अच्छे आते हैं, साइंस और कॉमर्स वाले नहीं आते? मैक्सिमम हुआ। आपका जैकेट भी अच्छा है, यूएस का वो झंडा भी देख लिया आपका। हाँ, मतलब फॉरेन वाला ही लुक है आपका पूरा। मतलब आप वो वासुदेव कुटुंबकम का वो फॉलो करते हैं पूरी दुनिया। नहीं, अच्छी बात है ना, मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा लुक है आपका, मतलब जो है यूनिक लुक है थोड़ा। बैठ जाइए। जो आप बोल रहे हैं, देखो ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल सच बोल रहे हैं कि ऐसा ज़्यादातर होता है कि आर्ट्स वाले लोगों का रैंक अच्छा है बुरा नहीं, ज़्यादा वो टॉप में रहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम पहले 50 रैंक देखते हैं यूपीएससी में, तो उन 50 में से 30, 40, 35 आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं और बाकी फिर साइंस और कॉमर्स वाले होते हैं। इसका रीज़न ये है कि जीएस में जो अधिक पोर्शन आता है वो आर्ट्स से ज़्यादा आता है। ज्योग्राफी हुई, सोशल स्टडीज़ हुई, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, तो ये जो सब्जेक्ट हैं ये जनरल स्टडीज़ का पार्ट भी होती हैं। तो अगर आप आर्ट्स का सब्जेक्ट लेते हैं तो जनरल स्टडीज़ आपकी अच्छी हो जाती है तैयार। ये रीज़न हुआ बल्क में आर्ट्स वाले लोगों का सिलेक्शन होने का। लेकिन इसका दूसरा एंगल भी है, आप सही से देखेंगे ना, उनको जिनका आर्ट्स में ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है वास्तव में वो साइंस बैकग्राउंड और कॉमर्स वाले होते हैं, उन्होंने आर्ट्स का सब्जेक्ट लिया होता है। ज़्यादातर ऐसे होते हैं, वो इसी वजह से लेते हैं क्योंकि उनका जनरल स्टडीज़ भी क्लियर होगा। उनको वो सब्जेक्ट चूज करते हैं कि सामान्य ज्ञान भी उनका क्लियर हो और सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाए। तो लेकिन ये रूल नहीं है, साइंस वाले भी टॉप करते हैं और कॉमर्स वाले भी टॉप करते हैं। मेरा खुद 9th रैंक था और मैं जूलॉजी से था, तो मैं इसका खुद उदाहरण हूँ कि मैंने साइंस से किया और वही सब्जेक्ट लिया जो बीएससी में पढ़ा और उसके बाद 9th रैंक लेके आए। ठीक है, फिर आज के लिए मुझे लगता है नहीं, मैं छत्तीसगढ़ से नहीं हूँ। मैं तो दिल्ली और यूपी के बॉर्डर में हमारा जो यूपी है वैसे, लेकिन दिल्ली के पास ही है, तो मुझे नहीं पूछा गया इंटरव्यू में। देखिए इंटरव्यू, आपका क्या नाम? तो कहाँ से आप? रायपुर से। बैठ जाइए। ये पूछना चाह रहे हैं कि इंटरव्यू में क्या आप जहाँ से आते हैं उस राज्य के बारे में पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? बिल्कुल पूछते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि वही पूछें आपसे। आपकी पर्सनैलिटी क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे और उसमें क्या प्रश्न पूछेंगे ये केवल उन्हीं के ऊपर निर्भर है। अगर वो देखेंगे कि आपको आपके राज्य के बारे में थोड़ी कम जानकारी, तो उसको टटोलना चाहेंगे। वो पता चल जाता है कॉन्फिडेंस, पहले लुक में आपको पता चल जाता है कि ये कॉन्फिडेंट है कि नहीं है, करेज है कि नहीं है। इंटरव्यू के बारे में मैं एक खास बात बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू के बारे में बहुत बड़ी भ्रांतियाँ हैं कि इंटरव्यू में हम किस तरह से खुद को प्रेजेंट करेंगे तो हम अच्छे नंबर आ जाएंगे हमारे। क्योंकि मैंने 2 बार इंटरव्यू फेस किया, तो पहली बार जब मैंने इंटरव्यू में गया तो बहुत सारी चीज़ें रहती नहीं, किसी ने बताया तो नहीं कि भाई क्या क्या ज़रूरत है इंटरव्यू में पास होने के लिए। तो जिसने जो जो बताया सब चीज़ें मैं करता गया। किसी ने बोला कि अच्छे कपड़े पहनना और टाई वाई लगा के जाना है, ये पहली चीज़ होती है। दूसरा है कि लुक अच्छा होना चाहिए, तो ठीक से थोड़ा बन ठन के जाना होगा। पहला ये हो गया, तो मैं से ठीक है ये करूँगा मैं। तो दूसरा ये कि आपकी बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को इम्प्रेस करना है, मतलब सामने वाला इम्प्रेस हो जाए, बस वो जो बोले उसमें हाँ में हाँ करते रहना है, उसको गुस्सा नहीं दिलाना है। तो मैंने सोचा ये भी सही होगा भाई, इंटरव्यू में फेल ना हो जाए, डर था, तो वो भी अपना लिया। फिर किसी और ने बताया, टीचर ने, कि भी आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट की, अपने राज्य के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप देख के जाना, खुद के बारे में पता, फैमिली के बारे में पता होना चाहिए। तो वो भी मैंने रट लिया। फिर पहली बार जब गए तो कुछ नहीं पूछा इन्होंने इसमें से, मतलब कुछ भी नहीं पूछा।
तो उसके बाद जो मैं बंटन के गया वो भी मुझे कुछ फ़ायदा नहीं मिला उसमें। और मेरे उस समय क्या था, 300 नंबर का इंटरव्यू होता था, अब 275 का होता है। तो सामान्य रूप से देखा जाता है कि 300 में से जिनका 150 से ऊपर है तो उनको वो समझते हैं कि यू आर इन। वो 150 से ऊपर आते हैं तो मतलब आप लायक हो, आप किसी सर्विस में आ जाओगे। और अगर 180 से ऊपर आते हैं तो यू आर इन फॉर IAS, ऐसा बैकग्राउंड वो मतलब उनका बेंचमार्क ये समझा जाता है। तो जब पहला इंटरव्यू हुआ तो उसमें मेरे 162 आए, 162, लेकिन क्योंकि मेंस में कम थे तो सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर एक साल जब मैंने गैप किया तो एक हमारे और जो सीनियर थे 2003 बैच के IRS हैं, वो भी हमारी कॉलोनी से 4 गली छोड़ के वो बने थे। तो उनके पास मैं ऐसी, जैसे आज आपने पूछा है ना, तो मैंने पूछा उनसे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने सही चीज़ बताई। इंटरव्यू का मतलब ये नहीं होता कि आप किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है, आपकी लैंग्वेज क्या है, आपकी भाषा कौन सी है, आपको ज्ञान कितना है, ये सेकेंडरी है। क्योंकि ये चीज़ें आप मेन एग्जामिनेशन में लिख के आ चुके हो, तभी तो आए हो। जब नॉलेज आपकी ठीक है तभी इंटरव्यू में आ रहे हो, जब भाषा अच्छी है तभी आ रहे हो लिख के। वहाँ पर आप खुद को वैसा प्रेजेंट करिए जैसे आप खुद हैं, जैसे आप खुद हैं। कोई बनावट नहीं, कोई आर्टिफिशियलिज्म नहीं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने की उसमें आप उनको खुश करने का मंशा नहीं। जो आपको किसी विषय के बारे में पूछा जाए, जो आपको लगे वो बता दो, पोलाइटली बताओ, झगड़ा नहीं करना है, डिबेट नहीं करनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो भी चीज़ आपको कहनी है पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कहिए कि हाँ मेरा मानना ये है और मैं यही मानता हूँ या मैं यही मानती हूँ। और लुक वाइज बिल्कुल मत जाइए, जैसा आप सामान्य रूप से रहते हैं वैसे ही कपड़े पहन के जाएं तो भी अच्छा आपको वहाँ पर रिस्पांस मिलता है। तो सेकंड बार जब मैं गया तो मैं इस तरीके से गया कि भाई जो मैं हूँ वही बोलूँगा, जो मुझे लगता है मैं वही बात करूँगा। तो उस हिसाब से फिर मैंने इंटरव्यू दिया, तो उसमें इंटरव्यू में भी अच्छा है और सिलेक्शन भी हो गया। तो उसमें 300 में से उसमें 221 नंबर आए, 220। तो इसका मतलब ये है इंटरव्यू के लिए हमको कोई विशेष तैयारी नहीं करनी है। जो मैंने आपको पहले शुरू में लाइन वाली बात बताई थी, ऐसी ही चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है। जब आप पहली बार कहीं एंटर करते हैं रूम में, तो आपका बिहेवियर क्या है, आपकी मेंटालिटी क्या है, आपके विचार क्या है, आपकी जॉब के लिए क्या सोच है, और आप खुद को कितना सच्चाई के साथ प्रेजेंट करते हैं। सच्चाई के साथ, आर्टिफिशियल नहीं, सच्चाई के साथ आप जो है वो हैं। तो उस आधार पर इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाता है। तो ठीक है, मैंने जितना मुझे पता उतना मैंने बताया। आप पूछ रहे थे। जैसे एजुकेशन का ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है, तो उसमें हिंदी साहित्य हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, तो उसमें फिर ऊपर इंटरेस्ट के हिसाब से लेना है सर, कि तीनों में से कोई भी मतलब इंटरेस्ट लेना चाहिए? आपका क्या है, एक साथ बता दूँ। टाइम मैनेजमेंट। अच्छा देखिए, ये पूछना चाह रहे हैं कि ऑप्शनल कैसे चूज करें सब्जेक्ट। जैसे जूलॉजी मैंने लिया है, एक ऑप्शनल लेना पड़ता है आपको। तो उसमें जो आप बोल रहे हैं ना इंटरेस्ट, वही आधार बनाइए अपना। आपको जो सब्जेक्ट लगे कि ये सब्जेक्ट पढ़ते टाइम आपको समय का पता ना चले। आपको लगता है ना कि 4-5 सब्जेक्ट आपके पास हैं, एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो लगता है ये कब खत्म हो, आधा घंटा हो गया, आप नहीं पढ़ने का मन। एक और किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा आप टाइम देते हैं कि घड़ी का पता ही नहीं चलता है, और जितना मर्जी पढ़ लें उसको। तो जो दूसरा वाला तरीका है, जिस सब्जेक्ट में आपको ऐसा लगे उसको ले लो। जिस सब्जेक्ट में आपको ये लगे कि बोर नहीं हो रहे हैं और टाइम जितना मर्जी उसको दे सकते हैं, उसको चूज कर लो और उसी को रखो एंड तक। बाद में एक बार फेल होने के बाद चूज दूसरा कर लेते हैं सब्जेक्ट, वो भी गलत है। क्योंकि आपका इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में हो उसको लेकर 100% उसमें टाइम दीजिए। और जो आप बोल रहे हैं टाइम मैनेजमेंट वाला है, वो तो आपको लिखने से ही आएगा। जैसे आप एग्जाम टाइम में कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत नॉलेज है, ये तो सबके साथ हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है। जो एग्जाम है उसको सारे क्वेश्चन आते हैं हमको, लेकिन उस 2 घंटे में हम लिख ही नहीं पाए। सब्जेक्ट को कितना टाइम दे वही नहीं पता हमको। तो वो राइटिंग प्रैक्टिस आप करते हैं तो उससे ही क्लियर होता है। आप जो मॉक टेस्ट होते हैं, इसीलिए तो शुरू हुआ है मॉक टेस्ट सीरीज जो शुरू करते हैं, कि आप एग्जाम का टाइम का जो पीरियड है वो कोचिंग में, घर में अपने आर्टिफिशियल तरीके से उसको लिख के देखिए। तो आप टाइम मैनेजमेंट उसमें परीक्षा के समय में बहुत अच्छा कर पाएंगे। और अगर
टाइम मैनेजमेंट जो तैयारी का है तो वो आपको ये देखना पड़ेगा प्रायोरिटीज क्या है आपकी। किसी सब्जेक्ट में आप बहुत पीछे हैं, किसी में बहुत अच्छे हैं और किसी में बहुत आगे हैं, तो उस हिसाब से आप प्रायोरिटी तय करिए कि जिसमें आपको कमजोरी लगती है उसको शुरुआत में छोड़िए। जैसे मान लेते हैं 4 सब्जेक्ट आपके हैं, हिस्ट्री भी पढ़ना है आपको, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, साइंस पढ़नी है, तो आपको डर लगता है साइंस से, अगर लगता है तो शुरुआती दिनों में साइंस मत पढ़िए। शुरुआती दिनों में आप वो चीज़ पढ़िए जिसमें आपका इंटरेस्ट रहता है। वो सिलेबस जब कवर हो जाए, लास्ट में आप साइंस को या फिर जिस सब्जेक्ट में आपको रुचि नहीं आती है उसमें से भी टॉपिक निकाल लीजिए आप कि ये टॉपिक हमारे इनमें से ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। उन टॉपिक को फिर शुरू करिए और कोशिश करिए कि जितना अधिक से अधिक उसमें हो पाए जिसमें आपकी रुचि नहीं है, क्योंकि पढ़ना तो वो भी पड़ेगा। तो इस तरह से आप टाइम मैनेज कर सकते हैं और मुझे लगता है कि टाइम मैनेज जिसने सीख लिया तो वो एग्ज़ाम बहुत ईजिली क्लियर कर जाता है। तो राइटिंग प्रैक्टिस करिए, अपनी प्रायोरिटीज देखिए, किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, किसको ज़्यादा पढ़ना है, और इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट ही लीजिए, बाकी किसी के कहने पर मत लीजिए। ठीक है, मुझे लगता है अभी आजकल तो ऐसा हो गया एग्जाम में कि वो पहले ही एक बॉक्स बना देते हैं। इसी वजह से बनाते हैं कि जो टीचर्स के पास ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि पढ़े कैसे इतना लंबा उन्होंने लिख दिया है। 20 शब्दों में उन्होंने आंसर मांगा, 50 शब्द 100 शब्द लिख डाले उन्होंने। तो अभी तो एग्जाम में ये प्री डिसाइडेड स्पेस देते हैं आपको, 200 शब्द लिखना है तो बॉक्स बना देते हैं, उससे बाहर जाना ही नहीं है आपको। और देखिए, ये मैं फिर से भी कहना चाहूँगा जी, आपको नॉलेज ओवर नहीं दिखानी है एग्जाम में। जो पूछा है वो अच्छे से बता दीजिए, उसके अलावा बिल्कुल नहीं बताइए, तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, नंबर भी अच्छे आएंगे। कई बार ऐसा लगता है कि 100 शब्द में पूछा है, क्योंकि हमारे 5 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं तो छठा वाला हमको आता है बहुत अच्छे से, उसमें आपने 2 पेज का ऐसे लिख दिया और सोचेंगे हमने थोड़ा एक्स्ट्रा दिया तो शायद टीचर पिघल जाए, थोड़ा नंबर इधर। वैसा बिल्कुल नहीं होता है। जितना पूछा गया है, जितना सब्जेक्ट जिस टॉपिक पे जितने शब्द लिखे गए हैं उसे थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, बल्कि कम ही लिखिए। कम लिखने से क्या होता है, टीचर जो असेस करता है ना उसको पॉजिटिविटी आती है कि इन्होंने कम शब्दों में मेरा टाइम भी बचाया है और अपना टाइम तो बचाया ही है, तो इसलिए अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं लोग। ठीक है, मैं बीच में आता रहूँगा अभी बाकी, क्योंकि मुझे 4 बजे एक जगह जाना है। अभी तो आपकी क्लासेस शुरू होंगी, इन्होंने मुझे पहली बार बुलाया तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। अगली बार जब भी आने का मौका मिलेगा तो और जो आपके मन में प्रश्न है तो पूछते रहना। बीच बीच में जैसे करंट अफेयर्स के लिए मैं आता रहूँगा, करंट अफेयर्स के जो टॉपिक चलते रहते छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है या फिर ऑल इंडिया से जो ग्लोबली जो टॉपिक है, तो उसके लिए मैं आता रहूँगा, अपना समय देता रहूँगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ से जुड़ने का मौका मिला। इसको और अच्छे स्तर पर ले जाने के लिए अब मैं भी इनके साथ में शामिल हो गया हूँ, और टीचर्स का भी, जैसे अभी आपने बताया कि और टीचर्स की जरूरत पड़ेगी तो उसमें हम मिलकर आगे बढ़ेंगे, अच्छे टीचर्स भी आपको दिलवाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।